नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आज की न्यूज बुलेटिन को आरंभ करने से पहले आप सबको महान भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुलसीदास जी का रामचरितमानस आज वो कौन हिंदू होगा जिसके घर में नहीं होगा। भगवान श्री राम को संस्कृत की क्लिष्टता से निकालकर जन जन के हृदय का स्वामी यदि किसी ने बनाया वो तुलसीदास। तुलसीदास पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा सुंदर लिखा है। ये पुस्तक आपको कपोत पे मिलेगी। गोस्वामी तुलसीदास बहुत पतली सी है। वो लिखते हैं, घोर नैराश्य के समय यानी निराशा के समय हिंदू जाति ने जिस भक्ति का आश्रय लिया उसी की शक्ति से उसकी रक्षा हुई। आज भी आपको नहीं लगता कि हमें हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी भक्ति ही हमें बचाती है? भक्ति के सच्चे उद्गार ने ही हमारी भाषा को प्रौढ़ता प्रदान की और मानव जीवन की सरसता दिखाई। इस भक्ति के विकास के साथ ही साथ इसकी अभिव्यंजना करने वाली वाणी का विकास भी स्वाभाविक था। अतः सूर और तुलसी के समय जो हिंदी कविता अपनी समृद्धि पे पहुंची और वो कह रहे हैं, इस दिव्य वाणी का मंजू घोष घर घर क्या एक एक हिंदू के हृदय तक पहुंच गया कि भगवान तुमसे दूर नहीं हैं, तुम्हारे जीवन में वो मिले हुए। और जब वो मुगल काल था, ये अकबर का काल था, हिंदू निराश था, तो तुलसी ने उन्हें एक ढांढस दिया रामचरितमानस के रूप में, मत घबराओ राम आ रहे हैं। और हिंदुओं ने उस रामचरितमानस को अपना आधार बनाकर और अपनी लड़ाई लड़ी और हिंदू न सिर्फ जीवित रहे बल्कि कहते हैं इस्लाम का जो बेड़ा था वो गंगा में आकर डूब। तो ऐसे भक्त शिरोमणि महाकवि तुलसीदास जी की जयंती पर उनको कोटि सलाम। आज की मैं पहली खबर आप सबके विजय से लेता हूं और आप सबके साथ के कारण धर्म की लड़ाई हम सब लड़ेंगे और जीतेंगे। भगवान ने हमेशा कहा कि तुम मान अपमान यश अपयश से परे होकर लड़ो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ये बात, और हम सब मान अपमान यश अपयश मिटने तक की स्थिति में हैं, तब भी लड़ रहे हैं और इस लड़ाई की परिणति भी निकल रही है। आपको ध्यान होगा द वीक पत्रिका, उस वीक पत्रिका में 24 जुलाई को एक लेख छपा और लेख भी कोई ऐसा वैसा नहीं, माँ काली पर छपा। और आप जानते हैं कि माँ काली को कुछ दुष्टों ने दूसरे रूप में चित्रित किया है, आप हमेशा इससे परिचित हैं। तो माँ काली पर ये जो लेख छपा था द वीक पत्रिका में, उसका शीर्षक था ए टंग ऑफ फायर। इस लेख को लिखने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय। इस लेख को विवेक देबरॉय ने बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन विवेक देबरॉय के इस लेख में भगवान शिव और माता पार्वती को न सिर्फ नग्न दिखाया गया बल्कि भगवान शिव को बहुत ही विभत्स तरीके से नग्न दिखाया गया था। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा था कि क्या नुपुर पर कार्रवाई करने वाली आपकी सरकार, आपकी पार्टी विवेक देबरॉय पे कार्रवाई करेगी? वो आपके आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। 24 तारीख को छपे इस लेख पर हिंदू समाज मौन रहा, क्योंकि हिंदू समाज अपने आप को एक पार्टी कहे तो उठेगा, एक पार्टी कहे तो बैठेगा, एक व्यक्ति कहे तो झंडा फहराएगा, व्यक्ति ना कहे तो झंडा ना फहराएगा की स्थिति में उसे क्या मतलब माँ और महादेव। और ये नजर मेरी पड़ी इस पत्रिका पर और 2 अगस्त को, बहुत दिनों बाद मेरी नजर पड़ी, यानी करीब 9 दिन बाद 2 अगस्त को मैंने इस मुद्दे को उठाया, आपको वीडियो भी दी और मैंने प्रधानमंत्री को टैग किया और अपने सभी पाठक दर्शकों से अनुरोध किया कि इसको चलाइए, इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये हमारी माता का अपमान है। फिर इस विकृत फोटो को भी जस्टिफाई करने के लिए अब्बासी हिंदू कूद पड़े, क्योंकि उन्हें तो अब्बास मेरे यार वाला ही उनका मालिक है। तो अब्बासी हिंदू कूद पड़े और सरकारी पट्टा इनके गले में है स्वान की भांति। तंत्र का ज्ञान नहीं पर वो तंत्र पर प्रवचन देने आ गए और महादेव का अपमान तक करने पर उतारू हो गए, कभी खजुराहो के कभी कुछ और के। अब्बासियों को ये तक नहीं पता था कि महादेव ने अपने काम पर विजय पाई थी। इस तरह से उनके तनावपूर्ण शिष्ण का आगम में यानी तंत्र में कहीं भी चर्चा नहीं है, सिवाय वज्रयानी बौद्धों को छोड़कर।
जो वज्रयानी बौद्धों ने पुराण तंत्र सबको विकृत किया था, और जिस विकृति के आधार पर भारत में मूर्तियां बनी, उसी मूर्तियों को ये अब्बासी हिंदू पेश कर रहे थे। वज्रानी बौद्धों ने शिव शक्ति की ऐसी अश्लील मूर्तियां तंत्र के नाम पर पूरे भारत में गढ़ी, और उसी को ये लोग दिखाने का प्रयास कर रहे थे। पंच मकार मकार पंच तत्व की ये जो गुप्त साधना हमारे तंत्र में थी, उसे वज्रयानी वामार्गी बौद्धों ने मुद्रा, मैथुन, मांस, मत्स्य और मदिरा के स्थूल रूप में बदल दिया था। और सनातन की आगम अर्थात तंत्र साधना जो हमेशा से गुप्त रही, महादेव ने महादेवी को ये ज्ञान हमेशा गुप्त दिया, उसको भी ये अब्बासी हिंदू चित्रों और आदि दिखाने लगे। और आश्चर्य है कि गैटी इमेज का चित्र, एक विदेशी का चित्र, विदेशी एजेंसी का चित्र और ईसाईयत का चित्र जो हमारे धर्म को अश्लील शुरू से कहता रहा, उस तक को जस्टिफाई करने पर उतार हो गए, क्योंकि विवेक दोबराय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। इसीलिए यानी ये लोग कितने नीचता पर उतर आए हैं, आप सोचिए। और आदिशंकर ने जैसे उस वाममार्गियों को नष्ट किया अपने तर्कों से, वही हमें करना होगा। आज एक अच्छी बात हुई, 2 तारीख को हमने इसको उठाया और 4 तारीख को विवेक देवराय ने एक ट्वीट किया और पत्र जारी किया। उन्होंने ट्वीट पे लिखा, आई डोंट थिंक एनीवन रीड ट्विटर बायोस, सो पॉइंटिंग आउट हैव रिमूव्ड कॉलमनिस्ट वीक। और उन्होंने ये जो आपको बताया था कि जी वीक का एडिटर है फिलिप मैथ्यू, वो एक क्रिश्चियन है और उसने जानबूझकर ये शरारत की थी, विवेक के लेख में इसको डाला था। विवेक की गलती ये थी कि इतने दिन छपने के बाद भी उन्होंने इसको संज्ञान में नहीं लिया। उन्होंने उस चित्र को हटाने के लिए नहीं कहा, पत्रिका को मार्केट से हटाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने उस पर केस तक दर्ज नहीं करवाई, कोई कार्रवाई नहीं की, वो इतने ऊंचे पोस्ट पे हैं। उन्होंने तब उस पत्रिका से अपना नाता नहीं छोड़ा, लेकिन जब उनको लगा कि अब जनता की नजर में आ गई, इंडिया स्पीक डेली ने उठाया है, फिर उन्होंने लिखा, डियर मिस्टर मैथ्यू, 4 अगस्त का ये पत्र है, पत्र आपको अब दिख रहा होगा आपको। I was tempted to write this letter earlier, but the playback for the next column had to be cleared, and writing this letter before that would not have been professional. The column I have just cleared will be my last column for the week. वो कह रहे कि मैं तुमको लिखना चाहता था, ऐसे अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, लिखना चाहते तो 24 के बाद ही आप लिख देते। ये तो जनता और इंडिया स्पीक्स के पाठक दर्शकों का की आवाज थी जो सब जगह पहुंची। हमने ट्रेंड चलाए अपने और हमारा कोई संगठित नहीं, हमारे पाठकों दर्शकों ने ट्रेंड चलाया प्राइम मिनिस्टर को टैग करके कि इनको कब सैक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पीएमओ से इनको फिर झाड़ पड़ी है, प्रधानमंत्री ने झाड़ दिया है, उसके बाद ये लेटर लिखने को बाध्य हुए हैं कि तुम्हारे वीक में ये मेरा आखिरी कॉलम होगा। This letter concerned the special column on Kali. The week asked me to write. I was published in 24th July 2020 issue under the title A Tongue of Fire. There is an accompanying picture of a tantra-based painting. There is a very tenuous line between the content of the article and the picture. I can think of many better deception of Kali. This picture was deliberately chosen to titillance the provoke. At least that's the way I prescribe it. वो कह रहे हैं कि ये प्रोवोक करने वाला चित्र तुमने लगाए, तुम और बेहतर तस्वीर काली के लगा सकते थे, और जिसके कारण मैं इसे वापस लेता हूं, अब तुम्हारे लिए कॉलम नहीं लिखूंगा। उन्होंने कहा तंत्र बेस्ड पेंटिंग जो है, यहां भी विवेक गलती कर रहे हैं, वो तंत्र बेस नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं, तंत्र में कहीं शिव के इस तरह के रूप की चर्चा नहीं है, ये वज्रयानी तंत्रवाद में। और विवेक ने महाभारत अंग्रेजी में लिखी है, वो पूरा मैं उस पर बाद में अब कभी आऊंगा आपको, क्योंकि खोलना ही है मुझे सबको। लेकिन यहाँ पता चल गया कि तंत्र की भी इनकी सही समझ नहीं है, लेकिन ठीक है, उन्होंने माफी मांगी। चूजिंग द इलस्ट्रेशन इज योर एडिटोरियल प्रीप्रोगेटिव contrary to what readers often think. A columnist vets only the text of the column, not the title, illustration or layout. वो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, क्योंकि इनको झाड़ पड़ी होगी पक्का कि कॉलमनिस्ट टाइटल, कॉलम, इलस्ट्रेशन, लेआउट तय नहीं करता। लेकिन मैं कानूनन बता रहा हूं विवेक देवराय जी कि जब इस मामले में एफआईआर होगा, ना सिर्फ पत्रिका, ना सिर्फ संपादक, बल्कि लेखक पर भी एफआईआर होगा, तो आप जवाबदेह हैं।
आप जवाब दे तब नहीं होते जब आप यही लेटर 24 को ये छपा और 25 को आप उसको लिखते कि पत्रिका को मार्केट से बाहर करो, लेकिन आपने नहीं किया। ठीक है, द वीक इज नॉट unusual in this, it is typical of all newspaper and magazine, but in the process my name has got associated with a picture I would not have approved had I been saw it. A relationship of trust is built up over a period of time. It is because of the trust I agreed to inaugurate the week's new logo some months ago. A single act can destroy the trust in one instant. यानी इन्होंने वीक का एक नया लोगो भी लॉन्च किया था। इतने गहरे इनके रिलेशन थे वीक से, और जिसको आज इनको जब जनता की आवाज इंडिया स्पीक्स बना तो उनको ये रिलेशन तोड़ने पड़े, वरना नहीं तोड़ने वाले थे। 24 से पहले 24 और 2 में हमने उठाए हैं। इतने लंबे समय में तो आपने कोई लेटर लिखे ही नहीं। आपके लेटर 4 को आ रहे हैं जब 2 को हमने मुद्दे उठाए हैं। तो वो कह रहे हैं कि बट इन प्रोसेस माय नेम इज, ठीक है, और वो कह रहे हैं अंत में, therefore since I no longer trust the week and since I have no idea about what illustration will be used in my regular column, I would like to dissociate myself with the week and no longer be a columnist. यानी उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया है वीक से बचाव का, क्योंकि अब वो जानते हैं कि ये मुद्दा बड़ा बन चुका है और ये प्राइम मिनिस्टर तक भी गया है और इस पे उनको लगी होगी, क्योंकि कल को केस होगा तो विवेक देवराय भी इसमें फंसेंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए अपने इंडिया स्पीक्स डेली के पाठक दर्शकों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके विश्वास के कारण मैं उन मुद्दों को उठा पाता हूं जिस पर पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है, जिस पर सरकारी यूट्यूबर्स पूरी तरह से खामोश हैं और अलग अलग मुद्दे व्यूज वाले जबरदस्ती के सिर्फ सरकार की तारीफ वाले मुद्दे उठाकर जनता को गुमराह करते हैं, या फिर दूसरा धारा वो है रवि अभिसार वाला जो सिर्फ सरकार की बुराई कर करके अपने मुद्दे सेट करते हैं। तो मैं आप सबका धन्यवाद कहूंगा और धन्यवाद कहूंगा महादेव का, माँ काली का, जिनके कारण लड़ने की ये शक्ति हम सब में आई है, लड़ने की ये शक्ति मेरे अंदर आई है और जिसके कारण हम लड़ पा रहे हैं। तो महादेव और माँ काली का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की दूसरी खबर है जो मेरे पाठक दर्शक बहुत आहत हैं कि योगी आदित्यनाथ ने एक इंडिया टुडे की जो आज तक है ग्रुप, उसमें एक लेख आया है कि योगी आदित्यनाथ ने युवा वाहिनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हेडिंग है, योगी आदित्यनाथ ने खत्म किया हिंदू युवा वाहिनी संगठन, सारी इकाइयां बंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान रहा हिंदू युवा वाहिनी संगठन अब पूरी तरह से समाप्त हो गया। खुद योगी आदित्यनाथ ने इसे पूरी तरह से भंग करने का ऐलान कर दिया। अब इस संगठन की कोई इकाई नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ ने किस दबाव में किया है ये मैं जानता हूं, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन अभी आपसे कहने की स्थिति में नहीं। मैं आपसे सच बोलता हूं तो मैं आपसे कहने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं और प्रूफ के साथ, लेकिन नहीं बोलता। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो किया है, हिंदू युवा वाहिनी सिर्फ एक संगठन नहीं था। मेरी पुस्तक राजयोगी में मैं जो हिंदू युवा वाहिनी पर जो मैंने लिखा, आप देखिए, हिंदू युवा वाहिनी का गठन 2002 में किया गया। 27 फरवरी 2002 की सुबह गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में 15 बच्चे व 25 महिलाओं सहित 59 हिंदुओं को जिंदा जलाकर मार डाला गया। उनका कसूर केवल इतना था कि वे लोग अयोध्या से कार सेवा करके लौट रहे थे। इसके बाद गुजरात में दंगा भड़का और जिसके बारे में आप सब जानते ही हो, और इसी में जो है आपको इसी विरोध में, यानी गुजरात दंगे के विरोध में, साबरमती एक्सप्रेस जलाने के विरोध में मेरी पत्रकारिता आरंभ हुई 2002 में, और साबरमती एक्सप्रेस जलाने के विरोध में ही जो है आपको योगी आदित्यनाथ ने घटना वाले साल ही रामनवमी के दिन, यानी 2002 को रामनवमी के दिन हिंदू युवा वाहिनी का गठन करके गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल में खुलकर हिंदुत्व और हिंदू हित की राजनीति वो करने लगे। और हिंदू युवा वाहिनी के गठन की एक और वजह तत्कालीन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में भाजपा का अवसान भी था। तो ये जो हिंदू युवा वाहिनी थी वो हिंदुओं की उस पीड़ा और चित्कार से उपजी थी, और ये सिर्फ पार्टी नहीं थी बल्कि हिंदुओं की शिकायत को लेती, उसके लिए प्रदर्शन करती, सड़क पे संग्राम करती। लेकिन उसको खत्म करके योगी ने वो 2002 के उस विजन को, जो हिंदुओं की चित्कार से जो उपजी थी उनके अंदर, उसको खत्म कर दिया। सत्ता कई बार क्या क्या रंग दिखा देती है, और कई बार उनकी मजबूरी भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि जिस पार्टी से उनके मुख्यमंत्री हैं उनके लिए ये सूट नहीं करता है। तो इसलिए योगी का ये जो फैसला है,
हिंदू बहुत आहत हैं उससे, और आहत हिंदुओं को मैंने ये बताना आवश्यक समझा कि ये सिर्फ एक हिंदू संगठन नहीं था, बल्कि 2002 में हिंदुओं की चित्कार से उपजा एक संगठन। इसका खात्मा ऐसे समय पर हुआ जब देश पीएफआई पर बैन की मांग कर रहा था। कट्टर इस्लामिक संगठन जो बिहार में जो दस्तावेज मिले हैं 2047 में, जो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है, वो संगठन बैन पीएफआई पर लगाना था, बैन हिंदू युवा बांध पर लग गया। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से है। जस्टिस यूयू ललित होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। इनका कार्यकाल बहुत छोटा होगा, सिर्फ 74 दिनों का इनका कार्यकाल होगा। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस यूयू ललित के नाम की कानून मंत्रालय को सिफारिश की है। इससे पहले कानून मंत्री ने सीजेआई रमन्ना को चिट्ठी लिखकर पूछा था कि उनका उत्तराधिकारी कौन है। सीजेआई रमन्ना 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस ललित 27 अगस्त को 49वें यानी 49 सीजीआई के रूप में शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल महज 74 दिनों का होगा। सीजीआई के रूप में जस्टिस ललित उस कॉलेजियम का नेतृत्व करेंगे जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस कौल, जस्टिस नजीर, जस्टिस इंदिरा बनर्जी शामिल होंगी। जस्टिस बनर्जी के 23 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद ही जस्टिस केएम जोसेफ कॉलेजियम में प्रवेश करेंगे। जस्टिस ललित 8 नवंबर को सीजीआई के रूप में सेवानिवृत्त होंगे। इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ 50वें सीजीआई के तौर पर नियुक्त होंगे और जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल बहुत बड़ा होने वाला है, तो वो शायद भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। आज की आखिरी खबर, नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने हेराल्ड हाउस में जांच अधिकारियों के समक्ष कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के उपस्थित होने के बाद यंग इंडिया के कार्यालय में तलाशी फिर से शुरू की। वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित थे। कांग्रेस के स्वामित्व वाले समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक इसी कंपनी के पास है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता 80 वर्षीय खड़गे आईटीओ के पास बहादुर शाह जफर मार्ग पर इस भवन में अपराह्न करीब 12:40 बजे पहुंचे और ईडी अधिकारियों से मिले। ईडी ने उनके खिलाफ समन जारी किया था क्योंकि जांच एजेंसी चाहती थी कि यंग इंडिया के कार्यालय पर छापेमारी के दौरान कंपनी के प्रमुख अधिकारी के तौर पर खड़गे मौजूद रहें। यंग इंडिया के प्रमोटरों और अधिकांश शेयरधारकों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हैं। अपने बेटे की तरह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास भी कंपनी के 38% शेयर हैं। हेराल्ड हाउस की 4 मंजिला इमारत के प्रथम तल पर स्थित यंग इंडिया के एक कमरे के दफ्तर पर संघीय एजेंसी ने अस्थायी सील भी लगा दी है ताकि सबूत सुरक्षित रहे। ताला लगे होने और अधिकृत प्रतिनिधि के उपलब्ध नहीं होने के चलते एजेंसी पिछले 2 दिनों से तलाशी नहीं ले सकी थी। अधिकारियों ने कहा कि यंग इंडिया कार्यालय में तलाशी जिस कारण अभी तक रोका गया था अब फिर से शुरू होगी और उपलब्ध संभावित सबूतों को एकत्र किया जाएगा। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र और वेब पोर्टल का कार्यालय, जहां की संपादकीय विभाग के कर्मचारी और प्रशासनिक विभाग के कर्मचारी बैठते हैं, हेराल्ड हाउस के 4थे तल पर स्थित है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड और इसका स्वामित्व रखने वाली कंपनी यंग इंडियन की ओर से किया जाता है। समाचार पत्र का कार्यालय एजीएल के नाम पर पंजीकृत है। इसके पहले ईडी ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड एजीएल यंग इंडियन सौदे से जुड़े धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में हेराल्ड हाउस समेत दर्जनों स्थानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी और इस पूछताछ के विरोध में कांग्रेसी लगातार विरोध कर रहे हैं और जो लगातार मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। और राहुल गांधी का बयान है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को लगता है हम चुप हो जाएंगे। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आप ताकत हैं। आप जैसा अब्बा डब्बा झब्बा विपक्ष है जिसके कारण उनको ये ताकत मिली हुई है। आपसे कोई नहीं डर रहा, सब हंसते हैं आप पे। नेहरू गांधी वंश के आखिरी मुगल जैसे थे, उस आखिरी चिराग आप साबित होने रहे हैं, पूरे पार्टी का मटिया मेट करने वाले। कौन डरेगा आपसे? गया आपके दिन। सोनिया की जब सरकार थी आपकी माता जी की और मनमोहन की, और लोगों को धमकाते फिरते थे। इसलिए राहुल गांधी की गलतफहमी उनके अंदर रहे, ठीक है, पूरी पार्टी पूरे विपक्ष का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनसे डरते नहीं। भाजपा का कार्यकर्ता भी कहता है कि राहुल गांधी जल्दी कुछ बोले ताकि भाजपा का भला हो। तो राहुल गांधी, आप समझ सकते हैं कि आप कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी पनौती बन चुके हैं। आज के
न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आप सबसे मैं कल मिलूंगा दोपहर में मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। और हाँ, आप सबका कमेंट में पढ़ रहा हूं, जरूर बताइएगा कि न्यूज बुलेटिन में और किस किस तरह की न्यूज आपको चाहिए। धन्यवाद।